रिजिडिटी, सॉलिड जो होता है रिजिड होते हैं, फिक्स पोजीशन पे अरेंज होते हैं, पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाई डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक है, वॉल्यूम कम होता है बेटा, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है, क्लोज पैकिंग होती है एटम्स की, ठीक है, वॉल्यूम कम होता है, और वॉल्यूम कम होने की वजह से सॉलिड जो होते हैं वो ज्यादा डेंसर होते हैं, लिक्विड से भी और गैस से भी। मगर इसके अंदर एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसे आइस है, अभी पढ़ा था हमने आइस, तो आइस लेस डेंसर है, तो उसका रीजन अलग से है। ये देखो एबनॉर्मल बिहेवियर में आ जाता है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर में आ जाता है ये कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा हो रहा है कि आइस की जो डेंसिटी है वो लेस है लिक्विड वाटर से बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जो बाकी सॉलिड है वो ज्यादा डेंसर होते हैं लिक्विड से। कोलियन, जाहिर है कोलियन तो होगी नहीं क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ट्रांसलेशन मोशन तो है ही नहीं बेटा, सॉलिड के पार्टिकल्स में ट्रांसलेशन मोशन नहीं होती है। जब ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगी तो कोलियन भी नहीं होगी, आपस में कोलाइड कैसे होंगे? कोलियन तो गैस में होती है, कोलियन तो लिक्विड में होती है, क्योंकि लिक्विड में ट्रांसलेशन मोशन है, गैस में भी ट्रांसलेशन मोशन है, मोशन इन ऑल डायरेक्शन। मगर सॉलिड में तो मोशन है ही नहीं, ऑल डायरेक्शन वाली मोशन ही नहीं है, वाइब्रेशनल मोशन है, इसलिए सॉलिड में कोलियन नहीं होगी मॉलिक्यूल्स में। काइनेटिक एनर्जी, बेटा काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड मोशन से है। देखो जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिलेटेड मोशन से होती है, जिसमें ज्यादा मोशन है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस की होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा गैस की होगी क्योंकि गैस के अंदर रोटेशन, ट्रांसलेशन मोशन भी है, रोटेशनल मोशन भी है, वाइब्रेशनल मोशन भी है, इसलिए उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी गैस के अंदर, क्योंकि गैस के अंदर सब मोशन है, ठीक है। मगर सॉलिड के अंदर सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन है, ठीक है। तो सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा लेस होगी क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, क्योंकि जब भी अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि मोशन कम हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड मोशन से है, मोशन नहीं है सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर, ट्रांसलेशन मोशन नहीं है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कम होगी सॉलिड की, ठीक है। और वो रिलेटेड होगी वो भी वाइब्रेशन की वजह से होगी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी उसके अंदर। ज्योमेट्रिकल शेप, आपको पता है कि सॉलिड दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होते हैं क्रिस्टलाइन, एक होते हैं एमॉर्फस। एक क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिनकी रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड उनको कहा जाता है जिनकी रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है। उनके जो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3 डायमेंशन में अरेंज होते हैं, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी। तीनों एक्सिस पे रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे, रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होगी उनकी। और जबकि एमॉर्फस जो सॉलिड है जिनकी रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती है। तो ये जो ज्योमेट्रिकल शेप है ये बेटा सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड की होती है, वो क्यूबिक भी हो सकती है, वो ट्राई जो है टेट्रागोनल भी हो सकती है, वो हेक्सागोनल भी हो सकती है, वो मोनोक्लिनिक भी हो सकती है, वो ट्राइक्लिनिक भी हो सकती है, कोई भी रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होगी क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है, वो आयनिक सॉलिड हो चाहे मॉलिक्यूलर सॉलिड हो, ठीक है, चाहे कोवेलेंट सॉलिड हो, उनकी रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है। जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड है उनकी रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है यूनिफॉर्म होती है, यकसा होती है, एक जैसी होती है पूरी क्रिस्टल के अंदर। जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड है उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूनिफॉर्म नहीं होती है, यकसा नहीं होती है, जगह जगह चेंज होती है। अब आते हैं उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। बेटा सॉलिड की प्रॉपर्टीज जो अभी आपने पढ़ा था वो सॉलिड की प्रॉपर्टीज में आपको बता रहा था बेटा। सॉलिड की जैसे गैस की प्रॉपर्टी थी, अच्छा ऐसे सॉलिड की भी प्रॉपर्टीज हैं। पहले डिफ्यूजन, देखो ये सारी प्रॉपर्टीज रिलेटेड मोशन से हैं बेटा या अरेंजमेंट पे हैं, एटम की अरेंजमेंट पे हैं। अब देखो गैस है उसकी अरेंजमेंट ये है कि मॉलिक्यूल्स वाइडली सेपरेटेड है, इसलिए डिफ्यूजन भी ज्यादा है, फ्री मूवमेंट भी ज्यादा है, कंप्रेसिबिलिटी भी ज्यादा है, गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो भी ज्यादा है, ठीक है। और जबकि
जो डिफ्यूजन होगी सॉलिड के अंदर, ठीक है, वो रिलेटेड है किससे? वाइब्रेशनल मोशन से। बेटा सॉलिड के अंदर जो डिफ्यूजन है वो रिलेटेड है वाइब्रेशनल मोशन से, क्योंकि सॉलिड के अंदर ट्रांसलेशनल मोशन तो है ही नहीं, ना रोटेशनल है, सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन है। तो वाइब्रेशनल मोशन जो होगी सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन की रिस्पॉन्सिबल होगी, तो समझे सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन न होने के बराबर होगी, ठीक है। उसके बाद है कंप्रेसिबिलिटी। पढ़ा है आप लोगों ने कि सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी नियरली जीरो होती है। सॉलिड की बेटा कंप्रेसिबिलिटी नियरली जीरो है, तकरीबन जीरो है। क्यों? सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी क्लोज हैं, ऑलरेडी करीब हैं, और सॉलिड के दरमियान जो इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर आयनिक डिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है, क्लोज होते हैं वो, इसलिए अनफिल्ड स्पेस है ही नहीं सॉलिड के बीच में। जैसे गैस के दरमियान अनफिल्ड स्पेस होता है, लिक्विड के दरमियान भी माइन्यूट अनफिल्ड स्पेस होता है, इसलिए लिक्विड की जो कंप्रेसिबिलिटी है फिर भी कुछ निग्लिजिबल एक्सटेंट तक है, मगर सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी होगी वो क्या होगी? बिल्कुल ही जीरो होगी, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेंशन, कि सॉलिड को जब हम हीट देते हैं बेटा, जब सॉलिड को हम हीट देते हैं तो सॉलिड एक्सपांड हो जाते हैं, मगर एक्सपेंशन इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी गैस के अंदर होती है। चार्ल्स लॉ में पढ़ा था ना कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को डबल कर देते हैं, केल्विन में डबल करते वॉल्यूम डबल हो जाता है। जब टेम्परेचर को हम हाफ करते हैं वॉल्यूम हाफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइडली सेपरेटेड है, दूर दूर होते हैं। जब हम हीट देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स और ज्यादा दूर हो जाते हैं। मगर सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर आयनिक या जो है इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिक्यूलर और इंटर आयनिक फोर्स रोटेशन स्ट्रॉन्गर है, इसलिए सॉलिड के अंदर इतनी एक्सपेंशन नहीं होगी जितनी गैसेस के अंदर होती है। सॉलिड को जब हम हीट देंगे तो एक्सपांड हो जाएंगे, वो उनका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है, मगर उतना इजाफा नहीं होगा जितना गैस के अंदर होता है या लिक्विड के अंदर होता है, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद है मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल की मोशन। तो देखो सॉलिड के अंदर कौन सी मोशन होगी? देखो गैसेस के अंदर ट्रांसलेशनल मोशन भी है, वाइब्रेशनल भी है, रोटेशनल मोशन भी होती है। अगर मोनोटॉमिक गैसेस हैं तो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगी, बाकी नहीं होती है। मगर जो डायटॉमिक है, ट्राइटॉमिक है या पॉलीटॉमिक है, इनके अंदर तीनों मोशंस होती हैं, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन। सॉलिड के अंदर क्या होगा? सॉलिड के अंदर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगी बेटा। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब है ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन है, सॉलिड के अंदर सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन है, सिर्फ एक ही किस्म की मोशन होती है जो वाइब्रेशनल मोशन है। सॉलिड के अंदर अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं। तो ये था बेटा सॉलिड की प्रॉपर्टीज होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स। तो सॉलिड के अंदर जो इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर आयनिक फोर्स रोटेशन जो होती है बेटा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है सॉलिड के अंदर। जो पार्टिकल्स है वो फिक्स पोजीशन पर अरेंज होते हैं, वो पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, तो ये है फोर्स ऑफ रोटेशन। अच्छा, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी बेस्ड अपॉन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक एनर्जी अभी हमने पढ़ा था, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि बेटा सॉलिड के अंदर जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है सॉलिड की, वो रिलेटेड से उसकी वाइब्रेशन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या वाइब्रेशनल रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, जो होगी तो भी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि वो पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। और जब हम सॉलिड को हीट देते हैं तो वो वाइब्रेशन बढ़ती है, और जिसकी वजह से वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। देखो जब हम सॉलिड को हीट देंगे तो सॉलिड की वाइब्रेशन मोशन बढ़ेगी, और उससे जो रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ेगी सॉलिड की, और फिर बढ़ती जाती है। एक ऐसी टेम्परेचर आ जाता है जो सॉलिड जो था वो फ्यूज हो जाता है, सॉलिड मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, जिस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ द सॉलिड। बेटा सॉलिड की टाइप, सॉलिड जो है उनकी कितनी टाइप्स हैं
अभी मैंने जिक्र किया था कि सॉलिड की दो टाइप होती है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे होते हैं एमॉर्फस सॉलिड। बेटा सॉलिड की दो टाइप हैं, दो टाइप के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। इनमें फर्क किसका है? फर्क सिर्फ अरेंजमेंट का है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, उनकी ऑर्डरली फैशन में अरेंज होते हैं। उनकी अरेंजमेंट 3 डायमेंशन में होती है, रेगुलर पैटर्न में। एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स होंगे वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे। एटम की रिपीटेशन होगी रेगुलर पैटर्न में, आयंस की रिपीटेशन होगी रेगुलर पैटर्न में, मॉलिक्यूल्स की रिपीटेशन होगी रेगुलर पैटर्न में। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा? जो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम होते हैं, वो बेतरतीब होते हैं, उनकी कोई रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती 3 डायमेंशन। तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप एमॉर्फस में तब्दील कर सकते हैं। बेटा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसको आप एमॉर्फस में तब्दील कर सकते हैं। किस तरह? क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप मेल्ट करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप मेल्ट कर दो, और मेल्ट करने से जो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे वो रैंडम हो जाएंगे, बेतरतीब हो जाएंगे। अच्छा, उसी लिक्विड को सडनली कूल कर दो, उस लिक्विड को रैपिडली कूल कर दो। सडनली कूल करने से क्या होगा? जो पार्टिकल्स होंगे अपने आप को सही तरीके से अरेंज नहीं कर पाएंगे और बन जाएगा एमॉर्फस सॉलिड। देखो, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप हीट देकर लिक्विड बनाते हैं और लिक्विड बनने के साथ साथ उनकी रेगुलर अरेंजमेंट खत्म हो जाती है। जब वो लिक्विड में आएगा तो रेगुलर अरेंजमेंट उसकी खत्म हो जाएगी, पार्टिकल्स बेतरतीब हो जाएंगे। जब उसको हम सडनली कूल करेंगे, रैपिडली कूल करेंगे, तो जो पार्टिकल्स होंगे वो अपने आप को सही तरीके से अरेंज नहीं कर पाएंगे, रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं कर पाएंगे, और नतीजा क्या होगा? एमॉर्फस सॉलिड बनेगा। ठीक है, तो एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है? क्रिस्टलाइन से हम बना सकते हैं, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमॉर्फस में तब्दील कर सकते हैं। सिर्फ अरेंजमेंट का फर्क है, पार्टिकल्स तो वही होते हैं। जिस तरह एक होता है क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज, क्रिस्टलाइन जो क्वार्ट्ज होती है हेक्सागोनल शेप की होती है। क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज SiO2 सिलिका, बेटा SiO2 को, सिलिका को क्वार्ट्ज कहा जाता है और उसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है। ठीक है, जब उस क्वार्ट्ज को हम मेल्ट करेंगे, लिक्विड में तब्दील करेंगे, उसके बाद सडनली जब उसको कूल करेंगे हम, तो जो क्वार्ट्ज होगी उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को सही तरतीब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सडनली कूल कर दिया तो जो पार्टिकल जहाँ होगा वहीं फ्रीज हो जाएगा और बन जाएगा एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस बन जाएगा, क्वार्ट्ज बनेगा, क्वार्ट्ज बनेगा एमॉर्फस। इससे ग्लास जो है, जो ग्लास है बेटा वो सुपर कूल लिक्विड है, सुपर कूल किया हुआ लिक्विड। क्योंकि आपको पता है ग्लास आर्टिफिशियल सिलिकेट होते हैं, जो ग्लास है वो आर्टिफिशियल सिलिकेट है। देखो, सोडियम कार्बोनेट को सिलिका के साथ हीट दे दें, बेटा सोडियम कार्बोनेट को फ्यूज करें सिलिका के साथ तो बन जाएगा सोडियम सिलिकेट। कैल्शियम कार्बोनेट को सिलिका के साथ हीट दे दें, बनेगा कैल्शियम सिलिकेट, और ये बनेगा लिक्विड, क्योंकि 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हीट देते हैं। ठीक है, तो सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का जो मिक्सचर है, जब उसको हम रैपिडली कूल करेंगे, जल्दी से कूल करेंगे, तो पार्टिकल्स अपने आप को सही तरीके से अरेंज नहीं कर पाएंगे और बन जाएगा एमॉर्फस सॉलिड। तो गिलास क्या है? सुपर कूल लिक्विड है। गिलास है, प्लास्टिक है, रबड़ है, इनको हम कहते हैं सुपर कूल लिक्विड, क्योंकि ये एमॉर्फस सॉलिड है बेटा। इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी सही तरीके से अरेंजमेंट नहीं हुई है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में बेटा यही डिफरेंस है कि भाई क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है उनके अंदर एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में रहेंगे, उनकी रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है। जबकि एमॉर्फस जो सॉलिड है उनकी रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती, उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रेंडम होते हैं, बेतरतीब होते हैं। ठीक है, और रेगुलर 3 डायमेंशन अरेंजमेंट नहीं होती। तो ये अपने पढ़ना है एमॉर्फस सॉलिड, टाइप्स ऑफ द सॉलिड, और पेज नंबर 130 पे बेटा 130 पेज पर सॉलिड की टाइप्स हैं। देखो 130 पेज पर सॉलिड की टाइप्स है, दोबारा मैं रीडिंग करके आपको बता देता हूँ ताकि ठीक है वो बातें आपको याद रहें। सॉलिड्स व्हिच डू नॉट हैव शेप, ज्योमेट्रिकल शेप, ऐसे सॉलिड जिनकी कोई ज्योमेट्रिकल शेप ना हो आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड।
उनको क्या कहेंगे, एमरफस सॉलिड कहेंगे, जिनकी कोई रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप ना हो। ग्लास, रबर और डस्ट। इसके अलावा एमरफस कोल भी आ जाता है बेटा, कोल भी एमरफस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्रिस्टलाइन, द सॉलिड व्हिच हैव डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप। ऐसा सॉलिड जिसकी डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप हो, ऐसा सॉलिड जिसकी क्या हो बेटा, रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप हो, उसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में शुगर भी आ जाता है, शुगर भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। मेटल भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, गोल्ड है, कॉपर, सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। अलम भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, डायमंड भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, तो बेटा ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है सभी। आइस भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आयोडीन भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्योंकि इसको मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में शामिल किया जाता है। ठीक है, सिलिका भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कोवैलेंट क्रिस्टल में आ जाता है ये। कार्बोरेंडम, सिलिकॉन कार्बाइड, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये आता है कोवैलेंट क्रिस्टल के अंदर। NaCl भी आयन क्रिस्टल है, जो उसको ये आ जाता है आयनिक क्रिस्टल के अंदर, तो बेटा ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमरफस। बेटा डिफरेंस क्या है इनमें, फर्क किस बात का फर्क है आखिर, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड में क्या फर्क है? देखो पहला तो ज्योमेट्री का फर्क है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप और एमरफस सॉलिड डू नॉट हैव रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप। तो जो पहला फर्क है वो बेटा ज्योमेट्रिकल शेप का फर्क है कि क्रिस्टलाइन की रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप और एमरफस की कोई रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, ये पहला फर्क है। ठीक है, डिफरेंस पहला बता देता हूँ। उसके बाद जो सेकंड डिफरेंस है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो फोर्स ऑफ रोटेशन होती है यूनिफॉर्म होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो फोर्स ऑफ रोटेशन है वो यूनिफॉर्म होती है, जबकि एमरफस में फोर्स ऑफ रोटेशन जगह जगह चेंज होती है, यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ रोटेशन नहीं होती, प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प का मतलब है एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट, एक्यूरेट मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाते हैं क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ रोटेशन एक जैसी है, यूनिफॉर्म है, यकसा है। जब एक बांड टूटता है सारे बांड ब्रेक हो जाते हैं, सारे बांड टूट जाते हैं एक ही टेम्परेचर पे और पूरे का पूरा सॉलिड मेल्ट हो जाता है एक ही टेम्परेचर पे, पूरे का पूरा सॉलिड एक ही टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो इसका मतलब है उनका मेल्टिंग पॉइंट एग्जिट होगा। और जबकि एमरफस सॉलिड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट वाइड रेंज में होता है, उनको कहते हैं डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट। डिफ्यूज का मतलब है क्लियर मेल्टिंग पॉइंट हो गई नहीं। अगर सपोज कहते हैं मेल्ट होना शुरू हुए 200 से तो 250 या 300 तक चलते जाएंगे, मतलब 60 बन जाते हैं वो, मतलब उनका एक्यूरेट एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ रोटेशन यूनिफॉर्म नहीं होती है, जगह जगह चेंज होती है, कहीं कम होती है कहीं ज़्यादा होती है, इसलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वाइड रेंज में होता है। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, कि कौन सा सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। तो नीचे आपको गिलास दे दें, प्लास्टिक दे दें, रबर दे दें और NaCl या शुगर है तो बेटा NaCl का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, फिक्स होता है, एग्जैक्ट होता है। और जो एमरफस है उनका मेल्टिंग पॉइंट बेटा फिक्स नहीं होता, एक्यूरेट नहीं होता, एग्जैक्ट नहीं होता, उनका मेल्टिंग पॉइंट डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये फर्क है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड में। अच्छा, उसके बाद क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है फिक्स क्लीवेज प्लेन से टूट जाते हैं वो। बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एक फिक्स क्लीवेज प्लेन होगा यहां से टूटेगा, एक फिक्स जगह होगी वहां से टूटेगा। ठीक है, और जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनेंगे उनका शेप आइडेंटिकल होगा, उनका शेप एक जैसा होगा, जबकि एमरफस सॉलिड में ऐसा नहीं होता। एमरफस सॉलिड जो फिक्स क्लीवेज प्लेन से नहीं टूटते, उनके जो छोटे छोटे बनेंगे पार्ट ज़रात बनेंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। इसका मतलब है क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है बेटा फिक्स क्लीवेज प्लेन से टूटते हैं, फिक्स क्लीवेज प्लेन से टूटते हैं वो। अच्छा, जब उनको हम तोड़ेंगे तो जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनेंगे उनका शेप आइडेंटिकल होगा, उनका शेप एक जैसा होगा,
क्योंकि वो फिक्स क्लीवेज प्लेन से टूटे हैं वो, जबकि एमरफस जो सॉलिड है वो फिक्स क्लीवेज प्लेन से नहीं ब्रेक होंगे। तो बेटा ये भी डिफरेंस है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड उनका जो ब्रेकिंग है वो फिक्स क्लीवेज प्लेन से होती है, और जब वो ब्रेक होते हैं तो जो छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं उनका शेप आइडेंटिकल होगा, जबकि एमरफस जो सॉलिड है वो फिक्स क्लीवेज प्लेन से ब्रेक नहीं होंगे। ये डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है इन आइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी। क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। एक डायरेक्शन